BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम चैप्टर 181 टू 190 अध्याय 181। मैं तैयार हूँ। देर रात यूनलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ पर बादलों से ऊपर चमकीली चांदनी बिखरी हुई थी। पूरे यूनलान पर्वत पर चांदी की रेत की एक परत बिछा रही थी, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। ऊंचे आसमान में तारे फैले हुए थे। असामान्य रूप से असंख्य तारों के बीच हरे रंग की रोशनी का एक संकेत था। बादल उमड़ पड़े, जिससे हरे रंग की रोशनी का स्पर्श आसानी से छिप गया। अगर कोई इस समय बादलों के आंगन में खड़ा होता तो उसे ये देखकर आश्चर्य होता कि हरे रंग की रोशनी का ये स्पर्श कोई चमकता हुआ तारा नहीं था, बल्कि एक तैरता हुआ हरा कमल का मंच था जो हरा प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। सुंदर हरे रंग के कमल के मंच पर अचानक एक हल्की और अलौकिक आवाज गूंजी। हरे रंग के कमल के मंच के किनारे पर एक आकृति खड़ी थी, जो नीचे यूनलान पर्वत को देख रही थी, जो चंद्रमा महल में चांद ई जैसी थी। महिला ने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसके कामुक शरीर को ढांक रही थी, और उसके हरे बालों को एक सुंदर फीनिक्स आभूषण में बांधा गया था। उसके सुंदर और शांत चेहरे ने एक अंतर्निहित अनुग्रह और कुलीनता को प्रकट किया। सफेद पोशाक वाली महिला, उसके काले जैसे स्याही बाल 3000 धागों के झरने की तरह झर रहे थे, जो उसकी पतली कमर तक पहुंच रहे थे। उसका तेजस्वी चेहरा पहाड़ों में एक परी जैसा था, जो सांसारिक मामलों से उदासीन थी। महिला की पानी भरी आंखें नीचे यूनलान संप्रदाय को देख रही थी, जो खुशी से भरी हुई थी। क्या आपको ये पसंद है? महिला के पीछे से एक कोमल आवाज आई, और फिर एक परिष्कृत आदमी बाहर आया, जो उसके बगल में खड़ा था। दोनों अमर साथियों की जोड़ी की तरह लग रहे थे। ये परिष्कृत आदमी गूहे था, और महिला यूनियन के अलावा और कौन हो सकती थी? हाँ, गूहे का सवाल सुनकर यूनियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसके आकर्षक चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी। महिला के चेहरे पर सुंदर मुस्कान देखकर गूहे अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। पिछले 2 महीनों में गूहे के निरंतर प्रयासों के माध्यम से दोनों के बीच का रिश्ता अंतरंगता के स्तर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन ये एक सामान्य जोड़े से अलग नहीं था। गूहे ने आगे बढ़कर स्वाभाविक रूप से यूनियन की पतली कमर को गले लगा लिया। यूनियन ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, आज्ञाकारी रूप से अपना सिर गूहे के कंधे पर टिका दिया। एक महिला की अनोखी खुशबू गूहे की नाक में प्रवेश कर गई, जिससे उसने अनजाने में अपनी आंखें सिकुड़ लीं, जिससे उसका चेहरा नशे में डूबा हुआ दिखाई दिया। दोनों चुपचाप एक दूसरे से लिपट गए, नीचे चांदनी धरती को देखते हुए। यूनर, कुछ दिनों में मैं कुछ समय के लिए यूनलान संप्रदाय को छोड़ दूंगा। लंबे समय के बाद गूहे ने धीरे से बात की, अनिच्छा से उनके बीच की शांतिपूर्ण समय को तोड़ दिया। ये सुनकर यूनियन की आंखें, जो थोड़ी बंद थी, अचानक चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, गूहे को घूरते हुए, और अंत में धीरे से आह भरी। मुझे पता था कि ये दिन आएगा। गूहे की लड़ाकू क्षेत्र में ताकत के साथ वह इस छोटे से यूनलान संप्रदाय में हमेशा के लिए कैसे रह सकता था? यूनियन ने धीरे से पूछा, तुम कब तक दूर रहोगे? मैं गारंटी नहीं दे सकता। यूनियन के चेहरे पर असंतुष्ट भाव देखकर गूहे ने जल्दी से कहा, यूनर, चिंता मत करो। एक बार जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हारे साथ वापस आऊंगा। ये लगभग सही है। ये सुनकर यूनियन ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया, और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान फिर से दिखाई दी। यूनियन के मोहक लाल होठों को देखते हुए गूहे बोलने से खुद को रोक नहीं सका, यूनर, मैं जाने वाला हूँ, और तुम कुछ भी व्यक्त नहीं करते। ये सुनकर यूनियन ने अपना सिर उठाया, गूहे को कुछ उग्र निगाहों से देखा। उसका आकर्षक चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर यूनियन जल्दी से झुकी, गूहे के चेहरे पर एक चुंबन लगाया, और तुरंत दूर हट गई। गूहे अवाक रह गई। बस इतना ही। ये सुनकर यूनियन ने अपनी खूबसूरत आंखों से गूहे को एक सफेद नजर से देखा और प्यार से कहा, तुम्हें और क्या चाहिए? गूहे ने उसकी आंखों में देखा, अचानक आगे बढ़ा, सीधे यूनियन की पतली कमर को गले लगाया, उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम। यूनियन की सुंदर अभिव्यक्ति तुरंत फीकी पड़ गई। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह मुक्त नहीं हो सकी। वह गूहे की बाहों में मजबूती से जकड़ी हुई थी। तुम क्या कर रही हो? गूहे ने एक हाथ से उसकी नाजुक कमर को पकड़ा, धीरे से फुसफुसाया, यूनर, मेरी यह यात्रा बहुत खतरनाक है। अगर मैं वापस नहीं आया तो? चुप रहो। यूनियन ने अपना जेड हाथ बढ़ाया, गूहे के मुंह को ढकते हुए, दोषी ठहराते हुए, मैं तुम्हें ऐसा कहने की अनुमति नहीं देती। तुम्हें वापस आना ही होगा। गूहे ने यूनियन का सुंदर हाथ पकड़ा, उसे अपने मुंह के पास रखा, और उसे चूमा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी हथेली में गर्माहट महसूस करते हुए यूनियन का दिल एक छोटे हिरन की तरह धड़क उठा। उसका आकर्षक चेहरा लाल हो गया, और वह थोड़ी शर्म के साथ बोली, तुम सिर्फ मुझे धमकाना जानते हो। गूहे मुस्कुराया, कुछ हद तक नाराज यूनियन को देखकर, उसकी पतली कमर को कसकर गले लगाते हुए। उसका दिल थोड़ा हिल गया, और वह अचानक बोला, यूनर, मेरे जाने से पहले क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? गूहे की बातें सुनते ही यूनियन के गाल तुरंत गुलाबी हो गए, यहाँ तक कि उसके कानों के सिरे भी लाल हो गए। उसकी नजर से हट गई, और वह सिर्फ थोड़ा सिर हिला सकी। गूहे की आंखों में चंचलता की झलक दिखी, लेकिन उसने निराशा के भाव के साथ आह भरी, आह, यूनर, क्या तुम मेरी यह छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती? वास्तव में उसने उसे पहले ही सुन लिया था, लेकिन जानबूझकर यूनियन को चिढ़ाया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हैरान होकर यूनियन ने अपना सिर उठाया, ये सोचकर कि उसकी आवाज शायद उसकी सुनने के लिए बहुत धीमी होगी। शर्माते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और एक नर्म आवाज में कहा, मैं तैयार हूँ। गूहे हैरान दिखी, यूनर, तुमने क्या कहा? मैंने नहीं सुना। मैं तैयार हूँ, यूनियन ने फिर कहा, इस बार थोड़ा जोर से। आवाज अभी भी बहुत छोटी है, मैंने अभी भी नहीं सुना। क्या? इन शब्दों पर यूनियन हैरान थी। जब उसने गूहे के चेहरे पर चालाक मुस्कान देखी तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह उसे चिढ़ा रहा था। उसके गालों पर शर्मिंदगी की लाली दिखाई दी, और उसने गूहे की ओर हल्के से थप्पड़ मारा, घृणित, तुम। प्रतीत होता है कि नर्म बल। गूहे ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।
उसने सीधे यूनियन के जैद हाथ को पकड़ लिया जो उसे मारने वाला था और सहज रूप से उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी पतली कमर को गले लगा लिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। यूनियन का शरीर अकड़ गया और फिर वो गूही की छाती को धक्का देते हुए संघर्ष करने लगी। गूही की बाह, जो यूनियन की कमर को गले लगा रही थी, अनजाने में थोड़ी कस गई। उसकी निगाहें उस पर टिकी थी और उसकी आंखों में अनायास ही गर्मी का एक संकेत दिखाई दिया। उसकी कमर को गले लगाने वाला हाथ भी धीरे से हिलने से खुद को रोक नहीं सका। इससे यूनियन का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हालांकि वे पहले भी एक बार गुफा में संबंध बना चुके थे, लेकिन उस समय यूनियन के पास लगभग कोई कारण नहीं था। ये देखते हुए ये पहली बार था जब वे इतने अंतरंग थे। यूनियन के गाल और भी शर्मीले और गुलाबी हो गए। फिर गूही के हाथ को धीरे से उसकी कमर के चारों ओर घुमाने के कारण यूनियन के गले से एक नर्म फुसफुसाहट निकल गई। उसका शरीर अचानक नर्म हो गया। ये हल्की सी आवाज इस समय एक मोहक राग की तरह थी। गूही का दिल अचानक से धड़क उठा, विरोध करने में असमर्थ यूनियन के चारों ओर अपनी बाहों को कसते हुए। फिर वह यूनियन के मोहक लाल होठों की ओर झुका और उन पर एक चुंबन दबाया। इसके बाद दोनों ने धीरे धीरे कपड़े उतारे। चांदनी में पवित्र हरे कमल का मंच थोड़ा हिल रहा था, एक हल्के से चिलमिलाते हरे तारे जैसा। अध्याय 182 उपहार देना। 3 घंटे बाद एक भावुक मुलाकात के बाद गूही पवित्र हरे कमल में आराम से लेटा हुआ था। यूनियन के नाजुक शरीर को गले लगा रहा था। पवित्र हरा कमल 2 मीटर से अधिक चौड़ा था और वे दोनों अंदर लिपटे हुए थे, जिससे ये काफी विशाल लग रहा था। यूनियन लाल गालों के साथ गूही की बाहों में एक छोटी बिल्ली की तरह लिपटी हुई थी। उसकी खूबसूरत आंखें आसमान में चमकते चांद को निहार रही थी, जो पहले उनके द्वारा साझा किए गए गहन क्षणों को याद कर रही थी। उसके चेहरे पर एक लाली दिखाई दी। वे दोनों चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे, जिससे एक अत्यंत शांति का क्षण बना। अपनी बाहों में सुंदरता को पकड़े हुए गूहे इस पल में अपने दिल में संतुष्ट महसूस कर रहा था। गूहे, तुम कब जाने की योजना बना रहे हो? बहुत देर बाद यूनियन ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए कहा। शायद अगले कुछ दिनों में, गूहे ने जवाब दिया, फिर अचानक अपना सिर घुमाया और अपनी बाहों में यूनियन को देखा। उसके सुंदर चेहरे पर एक चंचल मुस्कान उभरी। यूनियन, क्या तुम्हें मुझे संबोधित करने का अपना तरीका बदलना चाहिए? बदलो। संबोधित करने का कौन सा तरीका बदलो? गूही की नजर का सामना करते हुए यूनियन की खूबसूरत आंखें अचानक से चकरा गई। उसका चेहरा शर्म से भर गया। तुम क्या सोचती हो? गूही ने यूनियन के चारों ओर अपनी बाहें कस ली और दोनों शरीर एक दूसरे से सट गए। तुम मेरी औरत हो और मैं तुम्हारा आदमी हूँ। तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? गूही का मुंह थोड़ा मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। गूही के शब्द सुनते ही यूनियन की गाल तुरंत गुलाबी हो गए, यहाँ तक कि उसके कानों के सिरे भी लाल हो गए। उसकी नजर से हट गई और वह केवल अपना सिर नीचे करके धीरे से कह सकी, पति। गूही की आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। उसने ये दिखावा करते हुए कि उसने कुछ नहीं सुना, हैरान होकर कहा, यूनियन, तुमने क्या कहा? मैंने सुना ही नहीं। इन शब्दों पर यूनियन ने फिर पुकारा। पति गूही अभी भी हैरान दिख रहा था। आवाज अभी भी बहुत छोटी है, मैंने अभी भी नहीं सुना। पति, यूनियन ने फिर कहा, इस बार थोड़ा जोर से। आवाज अभी भी बहुत छोटी है, जोर से बोलो। क्या? इन शब्दों पर यूनियन हैरान रह गई। जब उसने गूही के चेहरे पर चालाक मुस्कान देखी तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि वह उसे चिढ़ा रहा था। उसके गालों पर शर्मिंदगी की लाली दिखाई दी और उसने गूही की बांह पर चुटकी काटी। आउच! गूही दर्द में अतिशयोक्ति से चीख उठा। मुझे फिर से चिढ़ाने की हिम्मत की और मैं तुम्हें पछताऊंगा। गूही के दर्दनाक भाव को देखकर यूनियन ने संतुष्ट होकर उसे जाने दिया, एक भयंकर रूप बनाते हुए और उसे धमकाते हुए। फिर उसने गूही को अनदेखा करते हुए अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। ठीक है, मुझे पता है कि मैं गलत थी। गूही ने तुरंत दया की भीख मांगी, धीरे से बोला, माफी मांगने के लिए मैं तुम्हारा पति तुम्हें कुछ उपहार दूंगा ताकि तुम बेहतर महसूस करो। कैसा रहेगा? ठीक है। ये सुनकर यूनियन ने अपना सिर गूही की ओर घुमाया, हैरान होकर, क्या उपहार? अगर वे बहुत जर्जर हैं तो मुझे भी नहीं चाहिए। हम्फ। जब तुम्हारा पति कार्रवाई करेगा तो यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृत्य होगी। इस बिंदु पर तुम निश्चिंत हो सकती हो। गूही ने आंख मारी, फिर अपने दाहिने हाथ से यूनियन को उठाया। यूनियन ने गूही को एक खाली नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप गूही के प्रदर्शन को देखती रही। गूही ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे अपनी स्थानिक अंगूठी से एक हरे रंग की लंबी तलवार निकाली। यहाँ, ये पहला उपहार है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस तलवार को दिव्य पवन तलवार कहा जाता है, एक दुर्लभ वायु विशेषता खजाना। गूही ने संक्षिप्त परिचय दिया और तलवार यूनियन को सौंप दी। दिव्य पवन तलवार। ये सुनकर यूनियन की खूबसूरत आंखों में उत्सुकता भर गई। उसने दिव्य पवन तलवार लेने के लिए अपना जेड जैसा हाथ बढ़ाया। खनक! जैसे ही यूनियन ने तलवार निकाली, ब्लेड पर एक चमकती हुई हरी तलवार की आभा चमक उठी। एक विचार के साथ यूनियन ने अपनी क्यूई को सक्रिय किया और इसे दिव्य पवन तलवार में भर दिया। एक पल में एक चमकदार हरी रोशनी ने पूरी तलवार को घेर लिया और हवा में एक तेज आभा फैल गई। महान तलवार! यूनियन के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। तलवार में पवन गुण क्यूई को भरकर वह महसूस कर सकती थी कि इस खजाने के साथ इस्तेमाल करने पर उसकी क्यूई की शक्ति कम से कम 10 गुना बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह तलवार उसके लिए ही बनाई गई थी, जो उसके शरीर के भीतर क्यूई के साथ पूरी तरह से संरेखित थी। तलवार को पकड़े हुए यूनियन को मार्शल सम्राट का सामना करने में आत्मविश्वास महसूस हुआ और वह किसी नुकसान में नहीं होगी। ऐसा लगता है कि यह तलवार वास्तव में आपके लिए उपयुक्त है। ये देखकर गूहे ने भी मुस्कुराहट प्रकट की। दिव्य पवन तलवार मूल रूप से एक 8वीं कक्षा की जादुई कोर तलवार थी जिसमें वायु गुण था। यूनियन ने वायु गुण क्यूई का अभ्यास किया ताकि वह दिव्य पवन तलवार की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर सके। प्रोफाउंड आइस होली आर्मर की सुरक्षा के साथ यूनियन पहले से ही मार्शल सम्राट स्तर पर अजेय थी।
दिव्य पवन तलवार को मिश्रण में जोड़ने पर वह साथियों के बीच अपराजय होगी। यदि यूनियन भविष्य में मार्शल पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करती है तो इस कवच और तलवार के संयोजन के साथ वह अभी भी उस स्तर पर अजय हो सकती है। पति, ये दिव्य पवन तलवार किस ग्रेड की है? दिव्य पवन तलवार को म्यान में रखने के बाद यूनियन ने जिज्ञासा के संकेत के साथ गूहे को देखा। 8वीं कक्षा, आपके शरीर पर प्रोफाउंड आइस होली आर्मर के समान ग्रेड। गूहे ने खुलकर कहा। फिर से 8वीं कक्षा। ये सुनकर यूनियन आश्चर्यचकित भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर वह झिझकते हुए बोली, पति, ये तलवार वाकई बहुत कीमती है। आपको इसे आत्मरक्षा के लिए रखना चाहिए, खासकर तब जब आपका सामना। थप्पड़। यूनियन के बोलने से पहले ही गूहे ने उसके मुलायम नितंबों पर थप्पड़ मारा, जिससे उसकी बात बीच में ही रुक गई। अपने नितंबों पर असामान्य सनसनी महसूस करते हुए यूनियन ने अवचेतन रूप से उसे अपने हाथ से ढक लिया और गूहे को एक अनजान नजर से घूरने लगी। गूहे का लहजा गंभीर था। याद रखो, मैं तुम्हारा आदमी हूँ। जब कोई आदमी अपनी औरत को कुछ देता है तो वह सिर्फ सही और उचित होता है। इसमें कुछ भी बहुत कीमती या बहुत कीमती नहीं होता। अगर तुम फिर से ऐसा कुछ कहोगी तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। गूहे के दबंग रवैये का सामना करते हुए यूनियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर शर्माते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, यह ज्यादा पसंद है। यूनियन को आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुकाते हुए देखकर गूहे के चेहरे पर तुरंत एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अगला, मैं तुम्हें दूसरा उपहार देने जा रहा हूँ। जैसे ही उसने कहा, गूहे ने एक जैड बोतल निकाली। जैड की बोतल खोलकर उसने एक हरा मनका निकाला। गूहे ने उसे यूनियन के होठों के पास लाया और धीरे से कहा, आओ यूनियन, इसे निगल लो। गूहे की हथेली में हरे मनके को देखकर यूनियन थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने संकोच नहीं किया। उसने आज्ञाकारी ढंग से उसे निगल लिया। जैसे ही हरा मनका उसके मुंह में गया, यूनियन के चबाने से पहले ही ये सीधे एक हरे रंग की धारा में बदल गया, जो उसके गले से होते हुए उसके शरीर में बह रही थी। ये जल्दी से अवशोषित हो गया, उसके शरीर के हर हिस्से को पोषण दे रहा था। यूनियन का शरीर कांप उठा, उसे अपने भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए महसूस हुआ। एक अभूतपूर्व अनुभव की अनुभूति, जैसे कि उसकी नसें और हड्डियां धुल गई हों और परिष्कृत हो गई हों, उसे भर दिया। अपनी आंखें बंद करके यूनियन ने अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, एक आश्चर्यचकित भाव प्रकट करते हुए। गूहे को देखते हुए उसने कहा, पति, यह क्या है? यह इतना चमत्कारी क्यों है? अध्याय 183, नालन यानरान का अनुरोध। इस वस्तु को अनंत जीवन मनका कहा जाता है, जिसमें अत्यंत समृद्ध जीवन शक्ति होती है। ये चोटों को ठीक कर सकता है और मृतकों को भी पुनर्जीवित कर सकता है। ये किसी व्यक्ति के जीवनकाल को भी बढ़ा सकता है। जब एक डू सम्राट द्वारा लिया जाता है तो ये जीवन प्रत्याशा को 200 साल तक बढ़ा सकता है और एक डू पूर्वज के लिए ये 100 साल जोड़ सकता है। यूनियन की पूछताछ के जवाब में गूहे ने शांति से उत्तर दिया। गूहे का उत्तर सुनने के बाद यूनियन ने अपनी आंखें चौड़ी की, अपने लाल होठों को अपने जैद जैसे हाथ से ढक लिया और सदमे का भाव दिखाया। मार्शल सम्राट स्तर पर जीवनकाल में 200 साल की वृद्धि, अनंत जीवन मनका के प्रभाव ने यूनियन को पूरी तरह से चकित कर दिया। पति, ये यूनियन के होंठ हिले और वह कुछ कहने ही वाली थी कि उसने गूहे को अपना हाथ उठाते देखा। उसने तुरंत बात करना बंद कर दिया, अपने लाल होठों को काटा और कुछ हद तक असहाय भाव दिखाया। गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बस इसे बिना किसी बोझ के स्वीकार कर लो। चूंकि तुम मेरी औरत हो तो मैं तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं दूंगा? क्या मुझे उन्हें किसी और को देना चाहिए? गूहे के शब्दों से प्रभावित होकर यूनियन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर गूहे ने 1000 साल की पृथ्वी कोर बॉडी रिफाइनिंग मिल्क की एक बोतल निकाली, जो एक रिटर्निंग लाइफ पिल है, और अंत में यूनियन को उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट शून्य स्लैशिंग स्वॉर्ड तकनीक प्रदान की। इन अनमोल उपहारों ने यूनियन को गहराई से प्रभावित किया और भावनाओं के प्रभाव में वे दोनों स्वाभाविक रूप से एक और अंतरंग क्षण में व्यस्त हो गए। भोर होने से ठीक पहले गूहे ने किंगियन पवित्र मंच को हटा दिया और यूनियन के साथ ऊंचाई से नीचे उतरा। अनिच्छा से छोड़कर गूहे सीधे अपने आंगन में लौट आया। इस बार संप्रदाय के तहत शिष्यों को भी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। इस प्रशिक्षण में बहुत लंबा समय लग सकता है। जाने से पहले गूहे ने भविष्य में आवश्यक मादक द्रव्य और गोलियां तैयार करने की योजना बनाई। इसलिए आंगन में लौटने के बाद गूहे तुरंत कीमिया कक्ष में प्रवेश किया और गोली शोधन और आत्मा तरल पदार्थ तैयार करने का एक लंबा दौर शुरू किया। 3 दिन बाद गूहे ने कार्य पूरा किया और संतुष्टि के साथ कीमिया कक्ष से बाहर चला गया। शिक्षक, जब गूहे कीमिया कक्ष से बाहर चला गया तो वही देखकर आश्चर्यचकित था कि नालन यानरान आंगन में इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर कुछ चिंताजनक भाव थे। ये देखकर गूहे ने एक हैरान नजर दिखाए और पूछा, यानरान, क्या हुआ? क्या कुछ मुश्किल हुआ है? ये सुनकर नालन यानरान की चमकीली आंखों में आंसू की बूंदें चमक उठी और उसने विनती की, शिक्षक, क्या आप कृपया मेरे दादाजी को बचा सकते हैं? अपने दादाजी को बचाओ। नालन यानरान की बातें सुनकर गूहे अचानक हैरान हो गया और पूछा, आपके दादाजी को क्या हुआ? इसके बाद जैसे जैसे नालन यानरान ने कहानी सुनाई, गूहे धीरे धीरे मामले के अंदरूनी और बाहरी पहलुओं को समझ गया। पता चला कि 4 साल पहले नालन यानरान के दादा नालन जी ने ब्रेंडिंग आयरन पॉइजनस पायथन नामक एक बेहद जहरीले 5वीं कक्षा के जादुई जानवर से लड़ाई की थी। हालांकि वह अंत में उसे मारने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें एक भयानक जहर ब्रेंडिंग आयरन पॉइजन का इंजेक्शन लगा दिया गया। प्राचीन पुस्तकों से जानकारी की जांच करने के बाद इस जहर की गंभीरता ने नालन जी को चौंका दिया। ऐसे रिकॉर्ड थे कि 6ठी कक्षा के जादुई जानवर भी ब्रेंडिंग आयरन पॉइजन से घातक रूप से जहर खा सकते थे। अगर यह उनके अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व के लिए नहीं होता तो महाद्वीप के कई शक्तिशाली व्यक्ति इस जहर से भयभीत हो जाते। वर्षों से अपनी मजबूत क्यूई पर भरोसा करते हुए नालन जी जहर को दबाते रहे थे। हालांकि जैसे जैसे वह बड़े होते गए, जहर का असर और भी ज्यादा होता गया।
मूल रूप से नालन जी को एक पूर्वाभास था कि उनके भीतर का ब्रेंडिंग आयरन पॉइजन जल्द ही फूट पड़ेगा। सौभाग्य से 1 साल पहले मित्तल नीलामी घर से प्राप्त स्पिरिट पिल का उपयोग करके नालन जी द्वारा की गई सफलता ने ब्रेंडिंग आयरन जहर को स्थायी रूप से दबा दिया। हालांकि 1 साल बीतने के बाद नालन जी की ताकत में सफलता के बावजूद वह अपने भीतर के जहर को और दबा नहीं सका। आज नालन यानरान के पिता अचानक क्लाउड मिस्ट संप्रदाय में आए और नालन यानरान से आखिरी बार नालन जी को देखने के लिए परिवार में वापस आने के लिए कहा। ये सब जानकर नालन यानरान का दिल हिंसक रूप से हिल गया। बेहद हताश महसूस करते हुए उसने अपने शिक्षक गुहे के बारे में सोचा। उम्मीद है कि वह मदद कर सकता है। लोहे के जहर का ब्रांडिंग। नालन यानरान की व्याख्या सुनने के बाद गुहे की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। इस समय उसे याद आया कि मूल कार्य में बूढ़े व्यक्ति नालन के जहर को जियाओयान ने ठीक किया था। जियाओयान के इलाज का रहस्य एक स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग था। केवल स्वर्गीय ज्वाला वाले ही नालन जी के अंदर ब्रांडिंग जहर का इलाज कर सकते हैं। चूंकि एक स्वर्गीय ज्वाला ब्रांडिंग जहर को परिष्कृत कर सकती है, स्वाभाविक रूप से गुहे की जन्मजात दिव्य अग्नि भी ऐसा कर सकती है। ये सोचकर उसने निश्चित रूप से नालन यानरान से कहा, यानरान तुम पहले अपने पिता के साथ वापस जाओ, मैं बाद में वहां पहुंचूंगा। ये देखकर कि गुहे मदद करने के लिए तैयार था, नालन यानरान बहुत खुश हुई और जल्दी से सिर हिला दिया। वह आंगन से बाहर भागी और जल्दी से अपने पिता नालन सू के साथ क्लाउड मिस्ट संप्रदाय से निकल गई। नालन यानरान के चले जाने के बाद गुहे, जो 3 दिनों से कीमिया कक्ष से बाहर नहीं निकला था, ने खुद को साफ किया और तुरंत क्लाउड मिस्ट संप्रदाय को छोड़ने के लिए आरोही कदम तकनीक का उपयोग किया। जैसे ही नालन यानरान नालन परिवार में वापस लौटा, गुहे पहले से ही नालन परिवार के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। नालन परिवार के उच्च स्तरीय सदस्यों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किए जाने के बाद वह नालन परिवार के आंतरिक प्रांगण में प्रवेश कर गया। एक तरफ के हॉल में गुहे ने नालन जी को देखा, जो लगभग अपने जीवन के अंत में था। नालन जी मुरझाए हुए चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था। कई नौकरानियां उसके चारों ओर व्यस्त थी, ध्यान से उस बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल कर रही थी जो कोमा में चला गया था। धीरे धीरे बड़े बिस्तर के पास पहुंचते हुए गुहे की नजर बिस्तर पर पड़ी और उसने नालन जी के चेहरे पर एक हल्का भूरा काला रंग देखा। शांत और सोए हुए चेहरे पर मौत की सांस का भी संकेत था। ये वास्तव में बहुत गंभीर है। नालन जी के चेहरे पर नजर डालते हुए, जो कब्र में लगभग आधी जगह पर था, गुहे फुसफुसाया, हाँ, इस तरह का ब्रांडिंग जहर कुछ ऐसा है जिसे एक दू सम्राट भी आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। तथ्य यह है कि बूढ़े गुरु ने इतने सालों तक इसे सहन किया है, ये पहले से ही सीमा तक पहुंच रहा है। उसके पीछे नालन सू ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, फिर सावधानी से कहा, कीमिया राजा, क्या आपको इलाज की कोई उम्मीद दिखती है? बगल में नालन यानरान ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी चमकीली आंखें चिंता से भरी हुई थी। कुछ देर तक देखने के बाद गुहे बोला, अभी भी मोक्ष का एक मौका होना चाहिए। फिर उसने कमरे में कई नौकरानियों को देखा और उदासीनता से कहा, उन सभी को जाने दो। इलाज के दौरान मुझे परेशान मत करो, तुम्हें भी दूर रहना चाहिए, कृपया कीमिया राजा। ये सुनकर नालन सू के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। उसने जल्दी से नालन यानरान को कुछ कदम पीछे ले लिया और सभी नौकरानियों को कमरे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर गुहे ने एक हाथ से नालन जी को उठाया। इतने लंबे समय से जहर ने उसे खत्म कर दिया था। नालन जी का चेहरा, जो पहले से ही सूखा था, अभी भी अहंकार का स्पर्श प्रकट कर रहा था। अपने बाएं हाथ से नालन जी के कंधे को धीरे से थपथपाते हुए एक छिपी हुई शक्ति ने उसके लिबादे को पाउडर में बदल दिया, जिससे एक कंकाल शरीर दिखाई दिया जो हड्डियों के ढांचे जैसा लग रहा था। वाकई बहुत गंभीर। नालन जी के चेहरे को देखते हुए, जो जहर के क्षरण के कारण लगभग कंकाल जैसा लग रहा था, गुहे ने बड़बड़ाया। नालन सू ने आह भरी और सावधानी से कहा, कीमिया राजा, आपको क्या लगता है, क्या इलाज की कोई उम्मीद है? अध्याय 184 विश्रण। गुहे के स्वभाव के बावजूद नालन जी के क्षीण शरीर को देखकर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस बूढ़े ने वास्तव में खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचाया था। आखिरकार वह जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक था। एक तरफ नालन यानरान ने ये दृश्य देखा और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। दुर्लभ धुंध उसकी आंखों में छाई रही, जिससे वह कुछ दयनीय लग रही थी। इसे देखने के बाद गुहे ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बैंगनी लिप्टों ने उसे घेर लिया। एक पल में कमरे का तापमान बढ़ गया। धीरे धीरे अपनी मध्यमा उंगली को आगे बढ़ाते हुए बैंगनीलों की एक लपट उसके चारों ओर घूम गई। फिर गुहे की आत्मा शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकली, बैंगनीलों को ढांकते हुए, उसकी चिलचिलाती गर्मी को दबाते हुए और धीरे से नालन जी की पीठ को छूती हुई। जैसे ही उंगली छूती है, बैंगनीलो नालन जी के शरीर में घुसते हुए एक दबी हुई आवाज करती है। इस समय मूल रूप से बेहोश नालन जी का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। नालन जी की पीठ पर उंगली रखकर गुहे ने अपनी आंखें मूंद ली, बैंगनीलों को घेरने वाली आत्मा शक्ति को नियंत्रित किया। ये जल्दी से कुछ मुख्य मध्याह्न रेखाओं को पार कर गया और धीरे धीरे नालन जी के शरीर में जहर से ढकी हड्डियों के पास पहुंच गया। आत्मा शक्ति के विस्तार के साथ नालन जी के शरीर के अंदर की स्थिति भी गुहे के दिमाग में दिखाई दी। लगभग काली पड़ चुकी हड्डियों को महसूस करते हुए गुहे की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। नालन जी की जहर की गहराई उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। अगर कुछ और देर होती तो ये बूढ़ा आदमी वास्तव में बचाए जाने से परे हो सकता था। खुद से बुदबुदाते हुए गुहे की आत्मा शक्ति ने आदिम दिव्य अग्नि को घेर लिया और धीरे धीरे विषाक्त पदार्थों से ढकी काली पड़ चुकी हड्डियों के पास पहुंच गई। जैसे जैसे ये पास आए, गुहे की आत्मा शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी और बैंगनी लौ का तापमान चुपचाप बढ़ गया। जैसे जैसे बैंगनी लौ का तापमान बढ़ता गया, नालन जी, जो पहले सुन्न था, धीरे धीरे अपने चेहरे पर दर्द महसूस करने लगा। उसकी मुरझाई हुई हथेली भी कसकर बंद हो गई और उसकी बांह पर नसें उभर आईं। आत्मा की शक्ति से आच्छादित बैंगनी लौ हर बार एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने पर तापमान में वृद्धि करना बंद कर देती थी।
बूढ़े ने थोड़ी गर्म हवा की एक धीमी सांस ली, एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर सीधे हरिलौ को काली हड्डियों के एक हिस्से को ढकने के लिए नियंत्रित किया। आह! बिस्तर पर नालन जी, जिसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक कर्कश और दर्दनाक दहाड़ लगाई। एक भयंकर आभा एक मरते हुए अंगारे की तरह जाग उठी। बूढ़े आदमी की अचानक आंखें खुलना और दहाड़ना देखकर नालन यानरान और नालन सू ने जल्दी से चिल्लाया, नालन कबीले के नेता, मैं तुम्हारे लिए विश्राम कर रहा हूँ। यदि तुम इस तीव्र दर्द को सहन कर सकते हो तो ब्रांडिंग जहर को बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि तुम नहीं कर सकते तो मैं शक्तिहीन हूँ। पसीने से तर नालन जी को देखते हुए बूढ़े ने उदासीनता से कहा। अपने पीछे की आवाज सुनकर नालन जी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और लॉर्ड अल्केमिस्ट किंग के चेहरे को देखा। वह स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपने दांत पीस लिए और एक सूखी मुस्कान के साथ कहा, लॉर्ड अल्केमिस्ट किंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। लॉर्ड अल्केमिस्ट किंग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ अस्थि मज्जा में घुस गए हैं। मैं उन्हें खत्म करने में आपकी मदद करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग कर रहा हूँ। क्या आप इसे सहन कर सकते हैं? हाँ, लॉर्ड अल्केमिस्ट किंग, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। भले ही तुम मुझे मार दो, कोई भी तुम्हें दोष देने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरी जान तो पहले ही संयोग से बच गई थी। इन शब्दों पर अपने शरीर में तीव्र दर्द को सहते हुए नालन जी ने दिल खोलकर हंसा। दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? बगल में नालन जी को कोमा से जागते हुए देखकर नालन यानरान थोड़ा शांत हुआ और डांटने से खुद को रोक नहीं सका। यह मूर्ख लड़की, तुम्हारे पास अभी भी वापस आने का चेहरा है। अगर तुम 3 साल पहले सगाई रद्द करने के लिए जियो परिवार के पास जाने की जिद नहीं करती तो मैं क्रोधित नहीं होता, अभ्यास करने में असमर्थ नहीं होता और ब्रैंडन की जहर के कारण इस तरह खत्म नहीं होता। नालन यानरान को घूरते हुए नालन जी की गुस्से भरी दहाड़ अभी भी कम नहीं हुई थी और उसने अपने मुंह के कोनों को हिलाया, एक और सूखी चीख निकाली। बूढ़े ने भौहें सिकोड़ी। बूढ़े आदमी, चुप रहो। बूढ़े की बात सुनकर कमरे में तुरंत शांति छा गई। शिक्षक की ओर ठंडे भाव से देखते हुए नालन यानरान ने चुपचाप अपनी जीभ बाहर निकाली। फिर वह नालन जी के उदास चेहरे को देखने के लिए मुड़ी। उसके दिल में हल्की मुस्कान थी। वर्षों से ऐसा लगता था कि केवल शिक्षक ही चिड़चिड़े बूढ़े व्यक्ति से इस तरह से बात करने की हिम्मत रखते थे। जैसे ही कुछ लोगों के बीच सन्नाटा छा गया, कमरे का माहौल शांत हो गया। शांत कमरे में नलन पिता और बेटी धीमी आवाज में बात कर रहे थे, कभी कभी बिस्तर के पास बैठे 2 लोगों की ओर देखते थे। समय बीतने के साथ जैसे ही उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर पसीना और उसकी बाहों पर धड़कती नसों को देखा, नलन यानरान और उसके पिता के बीच की शांत बातचीत धीरे धीरे बंद हो गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में चिंता और बेचैनी का संकेत दिखाई दिया। कमरे में चिंतित जोड़ी को नजरअंदाज करते हुए बूढ़े का चेहरा शांत रहा। नालन जी की पीठ पर इशारा करने वाली उंगली थोड़ी कांप उठी और आत्मा की शक्ति से लगातार घिरी हुई हल्की बैंगनी लौ सावधानी से बाद के शरीर में घुस गई। धीरे धीरे हड्डियों पर आक्रमण करने वाले ब्रांडिंग जहर को बाहर निकालने के लिए उच्च तापमान का उपयोग किया। काली हड्डियों की चारों ओर लिपटी बैंगनी लौ बारीकी से जुड़ी हुई लग रही थी, लेकिन ध्यान से देखने पर कोई भी उनके बीच एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर देख सकता था। अजीब आग का तापमान बहुत भयानक था। भले ही यह नालन जी की हड्डियों के संपर्क में हो, एक डोकिंग पावर हाउस तुरंत गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या यहाँ तक कि मारा भी जाएगा। लौ से चिलचिलाती गर्मी फैल गई और धीरे धीरे काली पर चुकी हड्डियों को भूनने लगी। जैसे जैसे बैंगनी लौ भूनती रही, हड्डियों से चुपचाप काली धुंध की धारें निकलती रहीं। भागने से पहले वे तेजी से बैंगनी लिप्टों के एक समूह में गिर गए। भयानक उच्च तापमान का उपयोग करके धीरे धीरे जहरीली धुंध को शून्य में बदल दिया, जिसे डुहुआन पावर हाउस को भी सावधानी से संभालना पड़ा। हालांकि बैंगनी लौ द्वारा काली धुंध के जलने के दौरान ये ध्यान नहीं दिया गया कि जैसे ही काली धुंध छंटने वाली थी, कुछ अस्पष्ट काले पदार्थ धीरे धीरे बैंगनी लौ के साथ मिल गए और फिर पूरी तरह से शांत हो गए। समय के शांत बीतने के साथ बैंगनी लौ से घिरे काले हड्डियों का खंड, जिसे गुही द्वारा नियंत्रित किया गया था, धीरे धीरे एक दृश्यमान गति से अपने सामान्य रंग में लौट आया। इस समय बाहर नालन जी पहले से ही पसीने में भीग चुके थे। बूढ़े आदमी के चेहरे पर झुर्रियां और ऐंठन थी, जिससे उसके दांतों से ठंडी हवा के बहने की आवाज आ रही थी। भगवान की मियागर, क्या आपका काम हो गया? अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके और अपनी बाहों पर छोटे सांपों की तरह उभरी नसों के साथ नालन जी की आवाज कर्कश और कांप रही थी। ये सुनकर बूढ़े ने भौहें सिकोड़ ली। ये देखकर कि नालन जी अब और नहीं रुक सकता, उसने अपना दिमाग घुमाया और नालन जी की स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली और उसे नालन यानरान को थमा दिया। बूढ़े आदमी को इसे लेने दो। नालन यानरान ने तुरंत जेड की बोतल ली और उसमें से एक हरा गोला निकाला। जैसे ही हरा गोला निकला, एक मजबूत जीवन शक्ति तुरंत निकल पड़ी। इस समृद्ध जीवन शक्ति को महसूस करते हुए नालन यानरान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या ये 6ठी कक्षा का अमृत हो सकता है? एक पल के लिए नालन यानरान ने अपने सामने गुहे को देखा और उसकी खूबसूरत आंखों में असीम कृतज्ञता प्रकट हुई। शिक्षक ने वास्तव में उसके लिए 6ठी कक्षा का अमृत निकाला। एक पल में नालन यानरान गुहे के प्रति कृतज्ञता से भर गई। फिर नालन यानरान ने अपने हाथ में लिया हरा गोला नालन जी के मुंह में जल्दी से थमा दिया। जैसे ही हरा गोला उसके मुंह में गया, नालन जी के बूढ़े शरीर में एक समृद्ध जीवन शक्ति फैलने लगी, जिसने उसके गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत की। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए नालन जी का शरीर अचानक कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। अभूतपूर्व आराम की भावना ने ऐसा महसूस किया जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। नालन पिता और बेटी की निगाहें नालन जी पर टिकी थी। वे हरा गोला लेने के बाद नालन जी में आए बदलावों को देख सकते थे। उसका मूल रूप से झुर्रीदार चेहरा बहुत जवान लग रहा था और यहाँ तक कि उसके कुछ सफेद बाल भी काले हो गए थे। एक पल में नालन माता पिता बहुत हैरान हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि अभी अभी हरा गोला कितना कीमती है। भगवान की मियागर, कृपया नालन सू से प्रणाम स्वीकार करें।
प्रतिक्रिया देने के बाद नालन सू ने बहुत आभारी महसूस किया और सीधे गूही को प्रणाम किया। अध्याय 185 हाइबोडोम से मुलाकात। कमरे में नालन पिता और बेटी ने गूही को देखा। उनके चेहरे पर कृतज्ञता भरी हुई थी। नालन सू के भव्य हाव भाव के बारे में गूही ने इसे अनदेखा कर दिया और बस इतना कहा, यानरान मेरी शिष्या है। चूंकि उसकी एक मांग है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करूंगा। गूही के शब्दों ने सीधे तौर पर उसके रवैये को व्यक्त किया। उसने ये सब सिर्फ नालन यानरान की खातिर किया। नालन सू ने स्वाभाविक रूप से इसे समझ लिया। अगर नालन यानरान उनके नालन परिवार के चेहरे के साथ नहीं होते तो वे प्रसिद्ध लॉर्ड अल्केमिस्ट को कैसे आमंत्रित कर सकते थे। हालांकि समझ को एक तरफ रखते हुए कृतज्ञता अभी भी बकाया थी। गूही ने कुछ शब्द कहे और फिर चुप हो गए। उनकी नजर नालन जी पर गई और उन्होंने कहा, बूढ़े आदमी, क्या हम अब जारी रख सकते हैं? दीर्घायु मंत्र लेने के बाद नालन जी का शरीर पहले से ही काफी हद तक ठीक हो चुका था। ये सुनकर वह तुरंत जोश से बोला, कृपया भगवान की म्यागर आगे बढ़ो, मेरी पुरानी हड्डियां अभी भी इसे झेल सकती हैं। गूही ने यह सुनकर संकोच नहीं किया और नालन जी से ब्रेंडिंग जहर को हटाने के लिए अपनी आत्मा की ज्वाला को नियंत्रित करना जारी रखा। आधे घंटे बाद नालन जी के शरीर में ब्रेंडिंग जहर आखिरकार पूरी तरह से हटा दिया गया। गूही के विचार चले गए और उसकी उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं। हड्डियों के बाहर रहने वाली बैंगनी लौ धीरे धीरे पीछे हटने लगी और आखिरी निशान गूही के शरीर में सावधानी से वापस आ गए। बैंगनी लौ की आखिरी किरण उसके शरीर में वापस आने के बाद गूही ने आखिरकार राहत की सांस ली, अपने माथे पर ठंडे पसीने को पोंछते हुए। उसके दिल में वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। यह विश्वन प्रक्रिया 7वीं कक्षा की गोली को परिष्कृत करने से भी अधिक थकाऊ थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ब्रेंडिंग जहर को हटाना गूही के लिए मुश्किल था। वास्तव में गूही के लिए, जिसके पास आत्मा की ज्वाला थी, दागने वाला जहर कुछ भी नहीं था। अब गूही की आत्मा की ज्वाला पहले से ही 2 अलग अलग प्रकार की आत्मा की ज्वाला में संघनित हो चुकी थी। ये छोटा सा ब्रेंडिंग जहर गूही के सामने कुछ भी नहीं था। जब तक यह उसके शरीर के अंदर आत्मा की ज्वाला को छूता तब तक ये नष्ट हो जाता। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान गलती से नालन जी की मौत न हो जाए। गूही की आत्मा की ज्वाला की शक्ति कितनी भयानक थी, यहाँ तक कि वो प्रोटेक्टर, एक 8 सितारा डूजोंग जैसे लोग भी गूही की आत्मा की ज्वाला का सामना करने पर ही बच सकते थे। और नालन जी, वह तो बस एक साधारण डूवान था। इतनी ताकत के साथ अगर गूही की आत्मा की ज्वाला उसे छू भी ले तो नालन जी एक पल में जलकर राख हो जाएगा। इसलिए पूरी डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान गूही को बेहद सावधान रहना पड़ा। उसे डर था कि उसकी आत्मा की ज्वाला का हल्का सा झटका सीधे नालन जी को जलाकर मार देगा। यही कारण था कि गूही ने इतनी ऊर्जा खर्च की। सौभाग्य से विश्रण प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। भगवान की म्यागर, ये कैसा है? ये देखकर कि गूही ने विश्रण रोक दिया था, नालन सू ने जल्दी से आगे बढ़कर पूछा। गूही ने नालन जी की ओर देखा, जिसका रंग कुछ हद तक सुधर गया था, और सोचा उसके शरीर में ब्रेंडिंग जहर पूरी तरह से निकल गया है। बस कुछ दिनों तक उसका अच्छे से ख्याल रखना और वह ठीक हो जाएगा। सच में भगवान की म्यागर, आपने नालन परिवार पर जो महान उपकार किया है उसके लिए नालन सू इसे कभी नहीं भूलेगा। भविष्य में यदि आपका कोई आदेश होगा तो नालन परिवार उसका पूरा पालन करेगा। नालन जी के थोड़े चमकते हुए बुजुर्ग चेहरे को देखकर नालन सू के दिल पर से भारी बोझ आखिरकार उतर गया। नालन जी का महत्व नालन परिवार के लिए मोचेंग के महत्व जैसा था। इस स्तंभ को खोने से हालांकि नालन परिवार का पतन नहीं होगा, लेकिन अन्य 2 प्रमुख परिवारों के साथ अंतर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। गूही ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने जो कुछ भी किया वह केवल शिष्य नालन यानरान के लिए था। अगर नालन जी को कुछ हो गया तो ये लड़की निश्चित रूप से मन की शांति के साथ प्रशिक्षण के लिए बाहर नहीं जा पाएगी। गूही केवल एक बार में ही उसकी इस चिंता को हल करने में मदद कर सकता था, भले ही इसके लिए उसे एक दीर्घायु मनका की कीमत चुकानी पड़े। बाहर आसमान की ओर देखते हुए गूही नालन यानरान की ओर मुड़ा और कहा, यानरान, कुछ मामले हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। मैं अभी जा रहा हूँ, तुम बाद में अपने आप संप्रदाय में वापस आ सकती हो। ये सुनकर नालन यानरान ने सिर हिलाया और कहा, गुरु, मुझे तुम्हें साथ ले जाने दो। गूही ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपने दादाजी का अच्छे से ख्याल रखो। इतना कहकर गूही नालन निवास से चला गया। ... आधे घंटे बाद मिटन नीलामी घर, वीआईपी कमरा। हेबोडोम, तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? पिछली डिलीवरी के बाद से अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि 6ठी कक्षा की स्पिरिट मेडिसिन आसानी से मिल जाती है? वीआईपी कमरे में हाइबोडोम ने कुछ हद तक नाखुश होकर भौहें सिकुड़ी। डिलीवरी का उनका उल्लेख उनके समझौते का संदर्भ देता है। एक दीर्घायु मनका के बदले में 6ठी श्रेणी की स्पिरिट मेडिसिन के 20 पौधे। 2 महीने बीत चुके थे और हाइबोडोम ने मितिर परिवार को अपने सभी प्रयासों के साथ 6ठी श्रेणी की स्पिरिट मेडिसिन खरीदने का निर्देश देने के बावजूद उन्होंने अभी तक आवश्यक 20 पौधे एकत्र नहीं किए थे। हाय, गलत मत समझो, मैं इस बार डिलीवरी के लिए नहीं आया हूँ। गूही ने चाय का प्याला उठाया, एक घूंट लिया और लापरवाही से बोला, ऐसा लग रहा था कि वह बेफिक्र है। अगर डिलीवरी के लिए नहीं तो तुम यहाँ क्यों हो? मेरे पास बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं और मेरे पास यहाँ तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। हाइबोडोम ने अधीरता के साथ जवाब दिया। कई लेन देन के बाद उनके रिश्ते काफी सामंजस्यपूर्ण हो गए थे। हालांकि हाइबोडोम का लहजा विशेष रूप से विनम्र नहीं था। गूही ने चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराया, हाय, क्या तुम सच में इतने नकर्षक हो? इस बार मैं जल्दी डिलीवरी के लिए यहाँ आया हूँ। जल्दी डिलीवरी? हाइबोडोम थोड़ा हैरान था। तुम क्या डिलीवर कर रहे हो? अतीत में हाइबोडोम ही गूही को डिलीवर करता था, न कि इसके विपरीत। बिना किसी स्पष्टीकरण के गूही ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जैड बोतल निकाली और उसे हाइबोडोम की ओर फेंक दिया। स्वाभाविक रूप से ये दीर्घायु मनका है। दीर्घायु मनका शब्द सुनते ही हाइबोडोम का चेहरा खिल उठा।
उसने गूहे द्वारा फेंकी गई जेड बोतल को पकड़ लिया और डांटा, सावधान रहना, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो क्या होगा। इसके बाद हाइबोडोंग ने सावधानी से जेड बोतल खोली, जिसमें अंदर एक हरे रंग का गोलाकार मनका दिखाई दिया, दीर्घायु मनका। जैसे ही बोतल खोली गई, एक मजबूत जीवन शक्ति बाहर निकली, जिससे हाइबोडोंग थोड़ा हिल गया। दीर्घायु मनका कहलाने के योग्य सिर्फ इस जीवन शक्ति के आधार पर यह असाधारण है। हाइबोडोंग ने मन ही मन प्रशंसा की। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? हाय, जितनी जल्दी तुम इसका सेवन करोगे उतना ही बेहतर प्रभाव होगा। अगर जीवन शक्ति बह निकलेगी तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। हाइबोडोंग की हतप्रभता को सहन करने में असमर्थ गूहे ने उसे याद दिलाया। ये सुनकर हाइबोडोंग की अभिव्यक्ति सख्त हो गई। उसने जल्दी से बोतल में हरे गोलाकार मनके के बारे में बात की और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मुंह में डाल लिया। अध्याय 186 आत्मा सम्लन तकनीक की खेती, आत्मा महल खोलना। जैसे ही हरा गोलाकार मनका उसके मुंह में गया, इससे पहले कि हाइबोडोंग चबा भी पाता, ये सीधे एक हरे रंग की धारा में बदल गया, उसके गले से बहता हुआ उसके शरीर में प्रवेश कर गया। यह उसके शरीर द्वारा जल्दी से अवशोषित हो गया, हर हिस्से को पोषण दे रहा था। हाइबोडोंग का शरीर कांप उठा, एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर रहा था। आराम की एक अभूतपूर्व भावना, जैसे कि उसकी हड्डियों और मज्जा को साफ कर दिया गया हो। इसके बाद हाइबोडोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने शरीर में बदलावों को ध्यान से महसूस किया। ये दृश्य देखकर गूहे ने हल्के से मुस्कुराया और उसे परेशान नहीं किया, आराम से बगल में चाय की चुस्की ली। एक पल के बाद हाइबोडोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, सुखद आश्चर्य की एक झलक दिखाई। इस दीर्घायु मनके में एक अत्यंत समृद्ध जीवन शक्ति थी, जो वास्तव में किसी के संविधान को बेहतर बनाने और जीवनकाल को बढ़ाने में सक्षम थी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि दीर्घायु मनका लेने के बाद उसके बूढ़े शरीर में जबरदस्त सुधार हुआ है। हाइबोडोंग अपने चेहरे को छूने से खुद को रोक नहीं सका। उसे लगा कि बहुत सी झुर्रियां गायब हो गई हैं और वह काफी जवान हो गया है। गूहे ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और मुस्कुराते हुए उसने हाइबोडोंग को देखा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हाइबोडोंग को होश आया और वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने प्रशंसा करते हुए कहा, यह दीर्घायु मनका वास्तव में असाधारण है। मैं तुरंत दशकों तक तरोताजा महसूस करता हूँ। न केवल आप दशकों तक जवान हो गए हैं, बल्कि दीर्घायु मनका लेने से आपने अपनी उम्र कम से कम 200 साल बढ़ा ली है। इसके अलावा बूढ़े आदमी, हाय, क्या आपने यह नहीं देखा कि इस समय आपके शरीर में जमा हुई छिपी हुई चोटें भी गायब हो गई हैं? गूहे ने हेबोडोंग के उत्साहित भाव को देखते हुए मनोरंजन के संकेत के साथ कहा। इस दौरान हेबोडोंग उसके लिए छठी कक्षा की स्पिरिट मेडिसिन तैयार करने में लगन से लगा हुआ था, एक ऐसा प्रदर्शन जिसने गूहे को प्रसन्न किया। अब जब उसने गामा साम्राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया था और चाहता था कि हाइबोडोंग उसे छठी कक्षा की आत्मा औषधि इकट्ठा करने में मदद करना जारी रखे, तो गूहे केवल उसे पहले से ही दीर्घायु मनका का आनंद लेने दे सकता था। केवल उसे मिठास का स्वाद चखने देकर गूहे ये सुनिश्चित कर सकता था कि हाइबोडोंग उसके जाने के बाद भी उसके लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेगा। गूहे के शब्दों को सुनने के बाद हाइबोडोंग ने आत्मविश्वास से अपने शरीर में फिर से बदलाव महसूस किया। उसने पाया कि जैसा कि गूहे ने कहा था, वर्षों से जमा हुई सभी छिपी हुई चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके अलावा दीर्घायु मनका के पोषण के तहत उसके शरीर में कुछ हद तक क्षीण हो चुके मेरिडियन फिर से जीवंत हो गए थे। इन खोजों ने हाइबोडोंग को कान से कान तक मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसके जीवन का लक्ष्य हमेशा डूपूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करना था। भले ही वह खुद को प्रतिभाशाली मानता था, लेकिन एक दशक से अधिक समय तक सीलबंद रहने के बाद उसका शरीर बूढ़ा हो गया था और उसे डूपूर्वज क्षेत्र में प्रवेश करने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि अब दीर्घायु मनका लेने के बाद न केवल उसे अतिरिक्त 200 साल का जीवन मिला, बल्कि उसकी साधना प्रतिभा भी उसके युवा दिनों में लौट आई। इसने अचानक उसे आत्मविश्वास से भर दिया। अगर वह इसके बाद भी डूपूर्वज क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका, तो बर्फ सम्राट के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कुत्तों को फेंक दी जा सकती है। गूहे, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय के बाद हाइबोडोंग आखिरकार अपने अत्यधिक उत्साह से शांत हुआ और उसने गूहे को दिल से धन्यवाद दिया। हालांकि उसने इस दौरान गूहे के लिए छठी श्रेणी की स्पिरिट मेडिसिन की काफी मात्रा तैयार की थी, लेकिन दीर्घायु मनके की चमत्कारी प्रभावों का अनुभव करने के बाद हाइबोडोंग को समझ में आ गया कि छठी श्रेणी की स्पिरिट मेडिसिन के मात्र 1 दर्जन पौधे दीर्घायु मनके की तुलना में कुछ भी नहीं हो सकते। ये लेन देन निस्संदेह उसके लिए एक महत्वपूर्ण लाभ था। इसके अलावा गूहे ने उसे कोई भी तैयारी पूरी करने से पहले दीर्घायु मनका लेने की अनुमति दी। हाइबोडोंग इस उपकार को गहराई से याद किए बिना नहीं रह सका। गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय और मनी, तुम बहुत विनम्र हो रहे हो। ये हमारी सहमति से तय की गई व्यवस्था थी। मैंने इस अवधि के दौरान आपके प्रयासों को देखा है और ये दीर्घायु मनका सही मायने में तुम्हारा है। ये सुनकर हाइबोडोंग ने गूहे के प्रति और भी अधिक कृतज्ञता महसूस की और गंभीरता से वादा किया, गूहे, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं हमारे समझौते को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा और मितेर परिवार के लिए ज़ोंग ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बारे में मैं उन्हें खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ने का निर्देश दूंगा। हाइबोडोंग के शब्दों से संतुष्ट होकर गूहे ने स्वीकृति में सिर हिलाया। इसके बाद गूहे ने हाइबोडोंग को निर्देश दिया कि वह कुछ समय के लिए शाही राजधानी छोड़ देगा। यदि पर्याप्त छठी श्रेणी की आत्मा औषधि एकत्र की गई थी, तो हाइबोडोंग अपने शिष्य किंगलिन को इसे देने के लिए किसी को भेज सकता था। हाइबोडोंग का पहले भी एक बार किंगलिन से सामना हुआ था, इसलिए वह इस व्यवस्था के लिए आसानी से सहमत हो गया। सभी मामलों को निपटाने के बाद गूहे ने देर नहीं की और सीधे यूनिलान संप्रदाय में लौट आया। ... कमरे में गूहे बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठा था। उसका दिमाग सोल फ्यूजन तकनीक की सामग्री से चमक रहा था। सोल फ्यूजन तकनीक, ये शरीर के भीतर एक सोल पैलेस को संघनित कर सकता है, आत्मा को सोल पैलेस में एकीकृत कर सकता है और लक्ष्य की क्षमताओं और यादों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। हालांकि इस तकनीक की अपनी सीमाएं थीं।
गूही की वर्तमान चरम नश्वर क्षेत्र आत्मा के साथ वह अधिकतम 3 सोल पैलेस खोल सकता था। मनुष्यों के पास 12 मेरिडियन, 8 असाधारण वाहिकाएं और विभिन्न प्राकृतिक रूप से विस्तारित शाखाएं थीं, जो पूरे शरीर में घनी रूप से बिखरी हुई थी। इनमें से प्रत्येक स्थान पर एक बिंदु था, कुल मिलाकर अनगिनत बिंदु थे। सोल फ्यूजन तकनीक का अभ्यास करने में पहला कदम इन बिंदुओं को फिर से बनाना था, आंतरिक स्थान का विस्तार करना। सोल पैलेस के रूप में भी जाने जाने वाले रिफोज किए गए बिंदु सोल फ्यूजन तकनीक का अभ्यास करने के लिए महत्वपूर्ण थे। अपने मन में आत्मा सम्मिलन तकनीक के अभ्यास के मुख्य बिंदुओं की समीक्षा करने के बाद गूही के विचार हिल गए। उन्होंने आत्मा शक्ति को संघनित किया और इसे एक विशिष्ट मध्याह्न रेखा की ओर निर्देशित किया। मानव एक्यूपॉइंट अविश्वसनीय रूप से छोटे थे, सुई की आंख से भी छोटे, लेकिन गूही की संघनित आत्मा शक्ति ने इन एक्यूपॉइंट को चीर दिया। जैसे ही यह एक्यूपॉइंट खोला गया, गूही के शरीर में उमड़ता हुआ रक्त क्यूई तुरंत एक्यूपॉइंट में प्रवाहित हो गया। धमाका! गूही के शरीर में अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। गूही की चेतना उस एक्यूपॉइंट में डूब गई। इस एक्यूपॉइंट के भीतर अंतरिक्ष का प्रारंभिक आकार केवल एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का था। हालांकि आत्मा शक्ति और रक्त क्यूई के प्रवाह के साथ ये स्थान धीरे धीरे तब तक विस्तारित होता गया जब तक कि ये 5 बच्चे की मुट्ठी के आकार तक नहीं पहुंच गया, धीरे धीरे रुक गया। आत्मा महल का भ्रूण रूप स्थापित हो चुका था। इस बिंदु पर गूही को पता था कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ गया था, ये निर्धारित करने के लिए कि क्या वो सफलतापूर्वक आत्मा महल बना सकता है। आत्मा महल अभी भी बेहद अस्थिर था, किसी भी क्षण न्हने की कगार पर था। गूही का काम अपने सार रक्त का उपयोग करके इस आत्मा महल को पूरी तरह से स्थिर करना था, इसे एक वास्तविक और स्थिर आत्मा महल में बदलना था। बस अगले ही पल गूही के शरीर के भीतर सार रक्त उबल गया, इस विशिष्ट एक्यूपॉइंट में बहकर आत्मा महल में प्रवेश कर गया। साथ ही गूही के शरीर के भीतर सार रक्त तेजी से कम हो रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके भीतर की जीवन शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। एक विचार के साथ गूही ने तुरंत अपने जीवनबद्ध दिव्य ज्वाला को सक्रिय कर दिया, जिसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। बैंगनी ज्वाला से लाल लपटें निकली, जिससे एक मोटी रक्त धुंध निकली जो गूही के शरीर में घुस गई। यह अमर ज्वाला का कार्य था। जैसे ही ये रक्त धुंध गूही के शरीर में प्रवेश करते, उसने उन्हें अपने सार रक्त में परिष्कृत किया, जिससे उसके भीतर की जीवन शक्ति बनी रही। ये प्रक्रिया लगभग 3 घंटे तक जारी रही। अंततः गूही ने सफलतापूर्वक पहला आत्मा महल खोला। अध्याय 187 आत्मा भक्षण तकनीक, बहु संरक्षक के रूप में अवतार। पहला आत्मा महल खोलना आत्मा सम्मिलन तकनीक को प्रारंभिक रूप से पूर्ण माना जा सकता है। अपने शरीर के भीतर आत्मा महल के उद्भव को महसूस करते हुए गूही के मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। इसके बाद गूही ने अपनी उंगली हिलाई और अदृश्य लिप्टों से सील की गई एक जेड बोतल उसके हाथ में दिखाई दी। जैसे ही उसने जेड बोतल को देखा, गूही की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने धीरे से कहा, बहु संरक्षक, तुम्हारा अंत आ गया है। बोतल के मुंह पर अपनी हथेली को घुमाते हुए अदृश्य लपटों का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होता गया जब तक कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गया। जैसे ही लपटें समाप्त हुई, एक भ्रामक आत्मा तेजी से बाहर निकली, सीधे छत की ओर बढ़ गई। गूही ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और छत के ऊपर एक अदृश्य लौ अवरोध अचानक दिखाई दिया। भ्रामक आत्मा उसमें जा गिरी, जिससे एक फुफकारने की आवाज आई, उसके बाद एक कराहने वाली चीख निकली। मायावी आत्मा को आग की लिप्टों में संघर्ष करते हुए आसपास की बाधा को छूने की कोशिश करते हुए देखकर गूही ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वहु गाजिन, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? वहु गाजिन, जो आग की ढाल के भीतर छिपा हुआ था, बेचैन होकर चिल्लाया, गूही, तुम क्या चाहते हो? मैंने वो सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था। तुम मुझे कब तक फंसाए रखना चाहते हो? चिंता मत करो, आज से तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। गूही ने आग की लिप्टों में वहु गाजिन के दर्दनाक संघर्ष को देखते हुए कहा। उसके मुंह के कोने पर हल्की ठंडक दिखाई दी। ये सुनकर और गूही की आंखों में हत्या के इरादे को देखकर वहु गाजिन का दिल ठंडा पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। गूही ने अपना सिर हिलाया और उसकी आंखों में ठंडी रोशनी तेज हो गई। हालांकि आज से तुम हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गूही ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक काली रोशनी दिखाई दी। एक पल के बाद मंद रोशनी एक काले भंवर में संघनित हो गई। एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति अचानक उभरी। आत्मा भक्षण तकनीक, गूही ने एक धीमी आवाज में कहा, और दुर्जय भक्षण शक्ति ने वहु गाजिन को निशाना बनाया। तुम क्या चाहते हो? नहीं, मत करो। एक भयभीत चीख के साथ वहु गाजिन की आत्मा एक शक्तिशाली भक्षण शक्ति से घिर गई, जो अनियंत्रित रूप से गूही की हथेली की ओर बह रही थी। उसके पास कोई प्रतिरोध नहीं था। जैसे ही वहु गाजिन की आत्मा गूही की हथेली में अंधेरे भंवर में प्रवेश करती है, भक्षण करने वाली शक्ति धीरे धीरे गायब हो जाती है। गूही की हथेली में मौजूद अंधेरा प्रकाश एक काले मनके में बदल जाता है। काले मनके के माध्यम से कोई भी स्पष्ट रूप से वहु गाजिन की आत्मा को संघर्ष करते और अंदर दर्द में चिल्लाते हुए देख सकता था। अजीब बात यह है कि काले मनके से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, मानो वहु गाजिन की आत्मा बाहरी दुनिया से कटे हुए एक अलग स्थान में प्रवेश कर गई हो। आत्मा भक्षण तकनीक के तहत वास्तव में किसी भी आत्मा में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं होती है। अपने हाथ में काले मनके को देखते हुए गूही का मुंह थोड़ा मुड़ा हुआ था। फिर गूही ने अपनी आत्मा शक्ति जारी की, काले मनके को ढंक दिया और इसे उस आत्मा महल की ओर निर्देशित किया जिसे उसने अभी अभी खोला था। एक आभासी वस्तु की तरह काला मनका सीधे गूही के शरीर में प्रवेश कर गया और आत्मा शक्ति द्वारा निर्देशित होकर धीरे धीरे नए खुले आत्मा महल में प्रवेश कर गया। जैसे ही काला मनका आत्मा महल में प्रवेश किया, गूही का मन कांप उठा और एक अजीब सी अनुभूति उसकी चेतना में दौड़ गई। फिर गूही के मन में अनगिनत यादें उमड़ पड़ी। ये वहु गाजिन की यादें थीं। वहु गाजिन के पूरे जीवन की यादें गूही के मन में तेजी से कौंध गईं। गूही ने ये सारी जानकारी स्वीकार नहीं की, वह बस चुपचाप देखता रहा, एक दर्शक की तरह।
एक पल के बाद एक मृग तृष्णा की तरह गूहे ने वहु गार्जियन की सारी यादें पहले ही देख ली थी। इसके बाद एक विचार के साथ गूहे की आत्मा शक्ति आत्मा महल में उमड़ पड़ी, जिसने आत्मा महल को सक्रिय करना शुरू कर दिया। तारांकन अध्याय 187 आत्मा भक्षण तकनीक। वहु गार्जियन के रूप में अवतार तारांकन। एक पल में आत्मा महल के स्थान से एक काली और भयानक काली रोशनी निकली। काली रोशनी लगातार घनी होती गई, गूहे के अंगों से लेकर उसके पूरे शरीर तक फैल गई। जल्द ही गूहे का पूरा शरीर काली रोशनी से ढक गया, जो अत्यंत भयावह दिखाई दे रहा था। हे। एक पल के बाद एक तीखी हंसी के साथ काली रोशनी तुरंत गायब हो गई, जिससे पता चला वहु गार्जियन की आकृति। हाँ, काली रोशनी गायब होने के बाद गूहे की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई थी और वहु गार्जियन की आकृति फिर से पैदा हो गई थी। वहु गार्जियन धीरे धीरे कमरे में एक कांस्य दर्पण के पास गया, अपनी उपस्थिति की जांच कर रहा था। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। आत्मा सम्मिलन तकनीक वास्तव में रहस्यमय है, न केवल दिखावटी जैसी है बल्कि अभा भी अप्रभेद्य है। वहु गार्जियन ने कांस्य दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए खुद से कहा। वहु गार्जियन का ये पुनः प्रकट होना स्वाभाविक रूप से असली वहु गार्जियन नहीं था। ये वो अवस्था थी जिसमें गूहे ने सोल फ्यूजन तकनीक के माध्यम से परिवर्तन किया था, जिससे सोल पैलेस की शक्ति सक्रिय हो गई थी। असली वहु गार्जियन वर्तमान में गूहे के सोल पैलेस के अंदर था और गूहे की अनुमति के बिना कभी बाहर नहीं आ सकता था। सोल फ्यूजन तकनीक की प्रभावशीलता सोल पैलेस के सक्रिय होने पर निर्भर करती थी। सोल पैलेस को सक्रिय करके गूहे सोल पैलेस के अंदर की हर चीज को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सकता था। यादें, क्षमताएं, रूप और यहाँ तक कि आभा भी। ये कहा जा सकता है कि सोल पैलेस को सक्रिय करने के बाद गूहे ने जो अवतार लिया था वह दुनिया का दूसरा वहु गार्जियन था। वहु गार्जियन जो कुछ भी जानता था, गूहे ने जो वहु गार्जियन अवतार लिया था वह भी जानता था। हे। वहु गार्जियन अचानक कांस्य दर्पण पर हंसा। वास्तव में हंसी भी उतनी ही अप्रिय है। वहु गार्जियन ने अपनी वर्तमान स्थिति को महसूस किया और धीरे धीरे समझ गया। हालांकि गूहे ने सोल पैलेस को सक्रिय करने के बाद वहु गार्जियन को पूरी तरह से अपने अधीन कर लिया था, गूहे ने पाया कि वह अभी भी अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकता है। हाँ, यह एकदम सही है। संतुष्ट होकर वहु गार्जियन मुस्कुराया और अचानक पीछे के पहाड़ की दिशा की ओर देखने लगा। अगला एक पुराने दोस्त से मिलने का समय है। अगले ही पल वहु गार्जियन की आकृति अचानक कमरे में गायब हो गई। जब वहु गार्जियन फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही यूनिलान संप्रदाय के पीछे के पहाड़ में एक चट्टान के बेहद गुप्त तल पर था। उसके सामने विशाल पत्थरों से सील की गई एक गुफा थी। अपने दिमाग में प्राप्त जानकारी के माध्यम से गूहे जानता था कि यूनशान वर्तमान में इस गुफा के अंदर एकांत में है। उसने पहले ही रक्त आत्मा की गोली खा ली है और मार्शल पूर्वज क्षेत्र में घुसने की तैयारी कर रहा है। पूर्व संप्रदाय मास्टर, हमें आखिरी बार मिले हुए 10 साल से अधिक हो गए हैं। अपने सामने गुफा को देखते हुए वहु गार्जियन खुद से बुदबुदाया। अध्याय 188 यूनशान के साथ बातचीत। गुफा के अंदर दीवारों में रात के मोती जड़े हुए थे, जो मूल रूप से काले वातावरण में एक फीकी रोशनी प्रदान करते थे। गुफा के बीच में सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति क्रॉस लेग बैठा था। यूनशान ने एक समृद्ध रक्त आभा को घेर लिया और एक अजीब वातावरण गुफा में व्याप्त हो गया। यूनशान ने अजीबोगरीब हाथ की मोहरें बनाई, जो लगातार उसके चारों ओर रक्त आभा को परिष्कृत करती रही। रक्त आभा के प्रत्येक रेशे के परिष्कृत होने के साथ यूनशान की आभा अधिक से अधिक भयानक और भयानक होती गई। हे। इस समय गुफा में अचानक एक तीखी हंसी गूंज उठी। हंसी के बाद गुफा के अंदर अचानक एक अजीब काली धुंध दिखाई दी। हंसी सुनकर यूनशान ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली आंखों में नाराजगी झलक उठी, लेकिन उसने जल्दी से इसे छिपा लिया, अपने चेहरे पर एक शांत भाव बहाल कर लिया। वहु गार्जियन अचानक आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि आपके पास क्या आदेश है। यूनशान ने अपने दिल में असंतोष को दबा दिया, जिससे उसका स्वर कुछ हद तक सम्मानजनक लग रहा था। हे। गुफा में कर्कश हंसी गूंज उठी और काली धुंध छा गई। फिर वहु गार्जियन की आकृति दिखाई दी और उसकी आवाज कर्कश थी, क्योंकि उसने कहा, यूनशान, तुम्हारी सफलता कैसी चल रही है। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि यूनिलान संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय गुरु यूनशान था। अगर ये लगातार आदमी मुझे परेशान नहीं करता तो मैं हाल ही में आगे निकल गया होता। यूनशान ने अपने दिल में अपने सामने वहु गार्जियन को कोसा, लेकिन जल्दी से इसे छिपा लिया। उसके चेहरे पर एक शांत भाव आ गया। वहु गार्जियन को रिपोर्ट करते हुए, मुझे थोड़ा और समय दें, मैं निश्चित रूप से पूर्वज क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाऊंगा। बहुत अच्छा। ये सुनकर वहु गार्जियन ने अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज भारी हो गई और उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। यूनशान ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, कृपया निश्चिंत रहें वहु गार्जियन, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। वहु गार्जियन ने और कुछ नहीं कहा और सीधे कहा, मैं इस बार आपको कुछ बातें समझाने आया हूँ। ये सुनकर यूनशान का दिल दहल गया। निश्चित रूप से मुफ्त पूजन जैसी कोई चीज नहीं होती। यह आदमी पहले से ही वापसी की मांग कर रहा है, इससे पहले कि मैं पूर्वजों के क्षेत्र में प्रवेश करूं। हालांकि अपने दिल में नाखुश, यूनशान ने अभी भी अपने चेहरे पर एक विनम्र व्यवहार बनाए रखा। कृपया निर्देश दे वहु गार्जियन, जब तक ये कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। वहु गार्जियन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज कर्कश थी, क्योंकि उसने कहा, आज के बाद मैं कुछ समय के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र छोड़ दूंगा। ये सुनकर यूनशान को क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ, उसके बाद बहुत खुशी हुई। ये जिद्दी आदमी आखिरकार जा रहा है। हालांकि वह अपने सामने वाले व्यक्ति से सिर्फ कुछ बार ही मिला था, लेकिन यूनशान वहु गार्जियन से बेहद सावधान था। इस व्यक्ति की उत्पत्ति बेहद रहस्यमयी थी, जो बिना किसी निशान के प्रकट होता और गायब हो जाता था। अब तक यूनशान को दूसरे पक्ष की असली पहचान नहीं पता थी। वह सिर्फ इतना ही पुष्टि कर सकता था कि दूसरा पक्ष पौराणिक मध्य महाद्वीप से आया था और एक बेहद शक्तिशाली बल से संबंधित था, जिसकी ताकत अप्रत्याशित थी।
शुरुआत में जब दूसरे पक्ष ने तथाकथित लेन देन का प्रस्ताव रखा तो युनशान ने इस पर बार बार विचार किया और जवाब देने की हिम्मत करने से पहले लंबे समय तक हिचकिचाया। ये देखते हुए कि उसके जीवनकाल का अंत निकट आ रहा था, भले ही वो समझता था कि इस व्यक्ति के साथ सहयोग करना बाघ के साथ सौदा करने के समान था, युनशान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तक वह दो पूर्वजों के दायरे में प्रवेश कर सकता था, कम से कम वह गामा साम्राज्य में यूनान संप्रदाय की उत्कृष्ट स्थिति को बनाए रख सकता था। यदि वह मर जाता तो विशाल यूनान संप्रदाय अनिवार्य रूप से कमजोर हो जाता और यहाँ तक कि विलुप्त होने का सामना भी करना पड़ता। यूनान संप्रदाय के भविष्य के लिए युनशान के पास इस अपरिवर्तनीय मार्ग पर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। युनशान के विचारों के बारे में वहू गाजियन को स्वाभाविक रूप से कोई जानकारी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, मेरे जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए पहला काम है। छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की एक बड़ी मात्रा इकट्ठा करो, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो। जितनी ज्यादा होगी उतना ही बेहतर होगा। वहू गाजियन ने युनशान की बारीकी से जांच की, उसके चारों ओर रक्त के रंग की आभा को घूमते हुए देखा। उसने मन ही मन अनुमान लगाया, ये रक्त आत्मा की गोलियां लेने का प्रभाव होना चाहिए, है न? मुझे आश्चर्य है, जब उसे पता चलता है कि वह पहले से ही रक्त अभिशाप के अधीन है तो उसे कैसा महसूस होता है। छठी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की एक बड़ी मात्रा इकट्ठा करो, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, और जितना ज्यादा उतना बेहतर। यह आदमी वाकई सोचता है कि छठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां गोभी जितनी ही आम है। वहू गाजियन के निर्देश सुनकर युनशान थोड़ा हैरान हुआ, थोड़ा हैरान। यह आदमी छठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां क्यों इकट्ठा करना चाहेगा? क्या ये कीमिया के लिए था? एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद युनशान ने परेशान भाव दिखाया। वहू गाजियन, छठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बेहद कीमती हैं। यूनान संप्रदाय की ताकत के साथ मुझे डर है कि हम बहुत से लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। ये देखकर बूढ़े मन ही मन मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि कुछ लाभ दिए बिना ये बूढ़ा संप्रदाय गुरु आज्ञाकारी रूप से पालन नहीं करेगा। ये सोचते हुए वहू गाजियन ने अपनी स्थानिक अंगूठी से एक जैड बोतल निकाली और उसे धीरे से खोला। बोतल से तुरंत एक समृद्ध जीवन शक्ति बह निकली। फिर वहू गाजियन ने जैड बोतल को पकड़ लिया और कर्कश स्वर में कहा, इस वस्तु को दीर्घायु मन का कहा जाता है। जब सम्राट स्तर के विशेषज्ञ द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो यह उनके जीवनकाल को 200 साल तक बढ़ा सकता है। जब एक दो पूर्वज द्वारा इसका सेवन किया जाता है तो यह उनके जीवनकाल को 100 साल तक बढ़ा सकता है। मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम 26वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करोगे, मैं तुम्हें दीर्घायु मन का प्रदान करूंगा। दीर्घायु मन का, एक दो पूर्वज के लिए 100 साल की आयु बढ़ाओ। वहू गाजियन के शब्दों को सुनकर युनशान के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। इसके बाद उसने जैड की बोतल से निकलने वाली समृद्ध जीवन शक्ति को भी महसूस किया। धीरे धीरे वहू गाजियन के शब्दों पर विश्वास करने लगा। क्या वहू गाजियन ने जो कहा वह सच है? युनशान की आंखों में उत्साह दिखा और उसने गहरी आवाज में पूछा। ये सुनकर गूहे ने अपरिवर्तित भाव बनाए रखा। उसकी आवाज कर्कश थी क्योंकि उसने कहा, क्या ये गाजियन आपसे झूठ बोलता है? मेरा यह मतलब नहीं था। वहू गाजियन के क्रोधित होने के संकेत देखकर युनशान का दिल धड़क उठा। जल्दी से आश्वस्त करते हुए, वहू गाजियन निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें धोखा दूंगा। मैं आपके लिए पर्याप्त छठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। वहू गाजियन ने इस बिंदु पर राहत का संकेत दिया और उदासीनता से कहा, जब तक आप इस गाजियन के लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब तक ये गाजियन आपके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। युनशान ने बार बार सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, वहू गाजियन ने कहा, ये गाजियन जा रहा है। जिस क्षण शब्द गिरे वहू गाजियन सीधे एक काली धुंध में बदल गया और गुफा में गायब हो गया। दीर्घायु मन का, वास्तव में दुनिया में ऐसा खजाना है। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ तो शायद भविष्य में सफलता की उम्मीद अभी भी है। वहू गाजियन के जाने के बाद युनशान के दिमाग में कई तरह के विचार कौंधे। ऐसा लगता है कि मुझे बाहर आने का अवसर खोजने की जरूरत है और यूनेर को छठी कक्षा की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए पूरे यूनान संप्रदाय को संगठित करने देना चाहिए। अपने मन में एक निर्णय के साथ युनशान क्रॉस लेग बैठना जारी रखता है। अपने शरीर में रक्त आत्मा गोली की ऊर्जा को अवशोषित करता है। जल्द ही रक्त के रंग की ऊर्जा एक बार फिर गुफा में फैल गई। डॉट डॉट डॉट। वहू गाजियन के गुफा से चले जाने के बाद जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह गुही के आंगन में वापस आ गया था। फिर वहू गाजियन ने आत्मा महल की शक्ति को बंद कर दिया। अगले ही पल उसकी आभा और रूप तेजी से बदल गया। जल्द ही वहू गाजियन गायब हो गया और पीछे सफेद कपड़ों में एक परिष्कृत आकृति छोड़ गया। गुहे अध्याय 189 पर्वतीय अवतरण और मिशन। 3 दिन बाद गुहे के प्रांगण में इस समय गुहे मंडप में इत्मीनान से बैठा था। मंडप के बाहर 4 आकृतियां खड़ी थी, लियूलिंग, शियाओ यिक्सिन, नालन यनरान और किंगलिन। गुरु, आपने अचानक हम सभी को क्यों बुलाया? क्या आपके पास कोई निर्देश है? लियूलिंग ने मंडप में गुहे को देखा और हैरान रह गया। आज सुबह सुबह गुहे ने उसे आंगन में बुलाया था और आने पर उसने पाया कि अन्य वरिष्ठ बहनें भी यहाँ थी। धीरे धीरे लियूलिंग को लगा कि उसके गुरु ने शायद कोई महत्वपूर्ण घोषणा की है। बगल में शियाओ यिक्सिन, नालन यानरान और किंगलिन ने भी जिज्ञासा और अनिश्चितता के साथ गुहे को देखा। सच कहूं तो शिष्य बनने के बाद से ऐसा भव्य समागम इतिहास में पहली बार हुआ था। वे सभी इस बात पर अटकलें लगा रहे थे कि उनके गुरु क्या निर्देश दे सकते हैं। गुहे ने उन पर नजर डाली और देखा कि उसके सभी शिष्य मौजूद थे। वह धीरे से खड़ा हो गया। अपने सामने 4 शिष्यों को देखते हुए गुहे ने शांति से कहा, आज से आप सभी पहाड़ से नीचे जाएंगे। पहाड़ से नीचे? गुहे की बातें सुनकर वे चारों स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे उलझन से भर गए। गुरु, हम पहाड़ से नीचे क्यों जा रहे हैं? क्या आपको हमसे कुछ करवाना है? लियूलिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा। गुहे ने बिना किसी बात को घुमाए सीधे कहा, जन्म से लेकर अब तक आप में से किसी ने भी जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया है।
मानवीय क्षमता ज्वालामुखी की तरह तभी फूटती है जब जीवन को खतरा होता है। आपकी पिछली गुनगुनी साधना शायद आपको कभी सच्चा पावर हाउस नहीं बना पाएगी। तो मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप कुछ समय के लिए पहाड़ से नीचे जाकर अनुभव प्राप्त कर सकें। अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे जाएं। ये सुनकर चारों हैरान रह गए। उन्हें लगा कि यह कहीं से भी आ गया है। उनके मालिक अचानक उन्हें अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? मालिक, हमारी ताकत अभी भी कमजोर है। क्या अनुभव के लिए बाहर जाना थोड़ा खतरनाक नहीं है? लियू लिंग ने चिंता के भाव के साथ कहा। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी शाही राजधानी नहीं छोड़ी थी। बाहर अनुभव प्राप्त करना तो दूर की बात है। लियू लिंग के दिमाग में बाहरी दुनिया अनगिनत खतरों से भरी हुई थी। थोड़ी सी लापरवाही से जान को खतरा पैदा हो सकता था। इससे लियू लिंग के मन में बाहरी दुनिया के प्रति एक तरह का डर पैदा हो गया। अब जब उसके मालिक ने अचानक सुझाव दिया कि वे अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे जाएं, तो लियू लिंग अचानक चौंक गया और थोड़ा डरा हुआ महसूस करने लगा। काय, लियू लिंग के चेहरे पर डर और चिंता देखकर गूही कुछ असंतुष्ट था। उसके चेहरे पर एक उदास भाव दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने इन छोटे बच्चों की बहुत अच्छी तरह से रक्षा की थी, जिससे वे बहुत आराम से रह रहे थे। उनमें किसी शक्तिशाली व्यक्ति के हृदय का कोई निशान नहीं था। आप में से प्रत्येक के लिए गुरु हर दिन विशेष प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि आप अपने जीवन के बाकी समय इस छोटे से जियामा साम्राज्य में दुबके रहें। साधकों के पास एक शक्तिशाली व्यक्ति का हृदय होना चाहिए। भविष्य में मुझे आशा है कि आप सभी अपने दम पर खड़े हो सकेंगे, जियामा साम्राज्य से बाहर निकल सकेंगे और केंद्रीय मैदानों में जा सकेंगे जहां शक्तिशाली लोग बादलों की तरह असंख्य हैं। आपके प्रदर्शन ने मुझे वास्तव में निराश किया है। यदि आप अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे नहीं जाना चाहते हैं तो चले जाए। मुझे गूहे आपके जैसे बेकार शिष्यों की आवश्यकता नहीं है। इस बार गूहे ने शायद ही कभी कोई दया दिखाई और लियू लिंग के खिलाफ एक उग्र तीखा हमला किया। गूहे की डांट से लियू लिंग का शरीर अनायास ही कांप उठा। वह वास्तव में डर गया था। ये पहली बार था जब उसने अपने गुरु को इतना क्रोधित देखा था। गुरु, शिष्य अपनी गलती जानता है। लियू लिंग के चेहरे पर शर्म का भाव दिखा और उसने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए अपनी आवाज कम कर ली। फिर लियू लिंग सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज में रोने की आवाज थी। मास्टर, कृपया मुझे बाहर न निकालें। लियू लिंग, वरिष्ठ भाई के रूप में आपको एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये दृश्य देखकर गूहे का चेहरा थोड़ा नर्म हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, इस आगामी पर्वत अवरोहण में आपको नेतृत्व करना चाहिए। ये सुनकर लियू लिंग के चेहरे पर खेद प्रकट हुआ और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। हाँ मास्टर, गूहे ने सिर हिलाया। फिर नालन यानरान और ज़ियाओ यिक्सियन को देखा और धीरे से बोला, तुम्हारे बारे में क्या कोई आपत्ति है? नालन यानरान और ज़ियाओ यिक्सियन ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। एक स्वर में कहा, शिष्यों को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक इसी समय एक आवाज जो स्पष्ट रूप से एक धड़कन धीमी थी, डरपोक सी सुनाई दी। ये किंग लिन थी। ये देखकर गूहे ने पहचान लिया कि किंग लिन, जो एक तरफ खड़ा था, उसके अचानक गुस्से से डर गया था। थोड़ा पश्चाताप महसूस करते हुए गूहे ने अपनी नजर नरम की और किंग लिन को देखा। धीरे से कहा, किंग लिन, तुम अभी भी जवान हो। इस बार तुम संप्रदाय में रहोगे। ये सुनकर किंग लिन कुछ हद तक निराश दिखी। उसकी पन्नाहरी आंखें झपक गई और उसने अपने बगल में नालन यानरान और ज़ियाओ यिक्सियन को देखा, कुछ अनिच्छा दिखाते हुए। मास्टर, क्या मैं अपनी दूसरी और तीसरी बड़ी बहनों के साथ अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे जा सकती हूँ? किंग लिन ने अनिच्छा के संकेत के साथ डरपोक आवाज में पूछा। गूहे ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। नहीं, अनुभव के लिए पहाड़ से नीचे जाना बच्चों का खेल नहीं है। तुम अभी भी जवान हो और तुम्हारी साधना बहुत कम है। उनका अनुसरण करना केवल एक बोझ होगा। छोटी लड़की की आंखों में निराशा देखकर गूहे ने उसे कोमल स्वर में सांत्वना देना जारी रखा। तुम संप्रदाय में रहो और साधना करो। जब तुम्हारी साधना 5 सितारा डू मास्टर क्षेत्र में पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें पहाड़ से नीचे जाने दूंगा। ये सुनकर किंग लिन ने सिर हिलाया। अपनी वर्तमान साधना गति के साथ उसे 5 सितारा डू मास्टर क्षेत्र में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। गूहे ने फिर लियू लिंग, नालन यानरान और ज़ियाओ यिक्सियन की ओर देखा और धीरे से कहा, चूंकि तुम में से किसी को भी आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं अब तुम्हें नीचे उतरने के लिए मिशन सौंपूंगा। गूहे की नजर फिर लियू लिंग पर पड़ी और उसने निर्देश दिया, लियू लिंग, सबसे बड़े भाई के रूप में आगे बढ़ो। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू लिंग उठकर मंडप के पास पहुंच गया। इस बार आपका मिशन टैगोर ग्रेट डेजर्ट में होगा, गूहे ने शांति से कहा। टैगोर ग्रेट डेजर्ट में प्रचुर मात्रा में अग्निगुण ऊर्जा थी, जो इसे लियू लिंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाती है। गूहे को रेगिस्तान की अपनी पिछली यात्रा के दौरान यह विचार आया था। टैगोर ग्रेट डेजर्ट, ये सुनकर लियू लिंग का दिल कांप उठा। वह 7 लोगों के कबीले का क्षेत्र था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता था? लियू लिंग को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि गूहे फिर से नाराज हो जाएगा। गूहे ने आगे कहा, आपके मिशन के 3 बिंदु हैं। पहला, स्टोन डेजर्ट सिटी में जाएं और सबसे बड़ा भाड़े का समूह स्थापित करें। दूसरा, डू स्पिरिट क्षेत्र तक पहुंचें। तीसरा, 5वीं कक्षा का किमियागर बनने के लिए सफलता प्राप्त करें। लियू लिंग ने कभी दूसरों के साथ युद्ध का अनुभव नहीं किया था और विभिन्न भाड़े के समूहों के बीच संघर्ष लगभग अपरिहार्य थे, चाहे उनके बीच या भाड़े के समूहों और 7 लोगों के कबीले के बीच। गूहे का इरादा भाड़े के समूहों के बीच लड़ाई के माध्यम से लियू लिंग को विकसित करना था। ये सुनकर लियू लिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, शिष्य आज्ञा का पालन करता है। अध्याय 190, खजाने की प्राप्ति, तकनीकों का संचरण। लियू लिंग की वर्तमान साधना एक 6 सितारा डू ग्रैंड मास्टर के स्तर पर पहुंच गई थी, जिसके साथ एक चौथे रैंक बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाला शेर शावक था। स्टोन डेजर्ट सिटी के सुदूर शहर में वह हावी होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था।
जब बूहे ने विचार किया तो उसे एहसास हुआ कि लियू लिंग में कुछ कमियां थी, खासकर मार्शल आर्ट में। एक उन्नत जुबान क्लास 2 तकनीक में महारत हासिल करने के बावजूद बूहे को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। हालांकि लियू लिंग आत्मा शक्ति के पहलू में उत्कृष्ट था। उसने न केवल 7वीं कक्षा की आत्मा शक्ति साधना तकनीक डार्क सोल सीक्रेट आर्ट का अभ्यास किया, बल्कि उसके पास तो आत्मा गुप्त तकनीकें भी थी, आत्मा खोज तकनीक और आत्मा भक्षण तकनीक। बूहे ने एक पल सोचा और लियू लिंग से कहा, आओ और मेरे सामने बैठो। ये सुनकर लियू लिंग थोड़ा चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका गुरु उस पर आत्मा संचरण तकनीक का प्रदर्शन करने जा रहा था? ये सोचकर लियू लिंग ने संकोच नहीं किया और आज्ञाकारी रूप से बूहे के सामने आकर बैठ गया। बूहे ने अपनी हथेली लियू लिंग के स्वर्गीय आत्मा आवरण पर रखी। उसके विचार चलते रहे क्योंकि उसने आत्मा संचरण तकनीक का उपयोग करके वर्मिलियन बर्ड सील, एक उन्नत पृथ्वीवर 2 तकनीक को पारित किया। हालांकि वर्मिलियन बर्ड सील एक सिस्टम उत्पाद था, भले ही बूहे ने इसे लियू लिंग को दिया हो, सिस्टम की 10 गुना वापसी को ट्रिगर नहीं किया जा सकता था। हालांकि लियू लिंग की बाहर की यात्रा के लिए बूहे चाहता था कि वो पर्याप्त कौशल से लैस हो। लियू लिंग ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं की थी जब उसने महसूस किया कि उसके दिमाग में भारी मात्रा में जानकारी आ रही है। उसकी अभिव्यक्ति कांप उठी और इससे पहले कि वह अपना आभार व्यक्त कर सके, उसने अपने दिमाग में मौजूद विशाल जानकारी को आत्मसात करने पर ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद लियू लिंग ने अपने दिमाग में मौजूद सारी जानकारी पढ़ ली थी। वर्मिलियन बर्ड सील, एक उन्नत अर्थ क्लास 2 तकनीक। अभी अभी मिली जानकारी के बारे में सोचते हुए लियू लिंग की आंखों में हैरानी का भाव दिखाई दिया। अर्थ क्लास, उसके गुरु ने वास्तव में उसे इतनी उच्च स्तरीय तकनीक सिखाई थी। शिक्षक ने भी इस तरह की उच्च स्तरीय अर्थ क्लास 2 तकनीक सिखाई थी। मूल रूप से लियू लिंग को बूहे के प्रति कुछ नाराजगी थी क्योंकि उन्होंने उसे अकेले टैगोर ग्रेट डेजर्ट में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। हालांकि अब उसे केवल असीम कृतज्ञता महसूस हुई। शिक्षक ने यह मेरे भले के लिए किया और मैंने अपने दिल में शिकायत भी की। शिक्षक ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और मैंने उनकी अवज्ञा करने का साहस किया। इस समय लियू लिंग की आंखों में आंसू भर आए। वह चाहता था कि वह खुद को थप्पड़ मार सके। लियू लिंग, ओह लियू लिंग, तुम वास्तव में अक्षम्य हो। अब लियू लिंग की आंखों में आंसू भर आए और उसे अवर्णनीय कृतज्ञता का एहसास हुआ। गुरु, शिष्य, बूहे ने भौहें सिकोड़ते हुए, डांटते हुए कहा, रोते हुए, मुझे तुम्हें प्रशिक्षण देने का क्या मतलब है? लियू लिंग कांप उठा और जल्दी से खड़ा हो गया। बोलने की हिम्मत नहीं हुई। बूहे जानता था कि लियू लिंग के लिए इतनी उच्च स्तरीय अर्थ क्लास 2 तकनीक प्राप्त करना कितना चौंकाने वाला था। ये सोचते हुए बूहे की आवाज धीमी हो गई। वर्मिलियन बर्ड सील बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसका उपयोग करने से बड़ी मात्रा में डूकी हुई की खपत होगी। इसका उपयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो। लियू लिंग ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया और कहा, शिष्य समझ गया। इसके बाद बूहे ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली और उसे लियू लिंग को सौंपते हुए कहा, इस आइटम को अमरता मन का कहा जाता है, जिसमें अत्यधिक केंद्रित जीवन शक्ति होती है। यदि आप बाहरी प्रशिक्षण के दौरान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। लियू लिंग ने चुपचाप जेड बोतल ले ली, अपने दिल में और भी अधिक आभारी महसूस करते हुए। बूहे ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, आप अभी के लिए वापस जा सकते हैं। फिर बूहे ने जियाओई जियान को देखा और कहा, जियान ए, आगे आओ। जियाओई जियान आज्ञाकारी ढंग से आगे आया और बूहे के सामने खड़ा हो गया। जियान ए, तुम्हारा शरीर असाधारण है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह तैयार की है। इस बार तुम चुयुन साम्राज्य में जाओगे। चुयुन साम्राज्य। ये सुनकर जियाओई जियान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उसके पीछे लियू लिंग और नालन यानरान भी चौंक गए। हालांकि उन्होंने गामा साम्राज्य नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्होंने आसपास के साम्राज्यों के बारे में सुना था। उनमें से गामा साम्राज्य में चुयुन साम्राज्य का विशेष रूप से डर था। चुयुन साम्राज्य इतना भयानक क्यों था? इसका कारण ये था कि इसमें बड़ी संख्या में जहर के स्वामी थे। चुयुन साम्राज्य पूरे महाद्वीप पर जहर के स्वामी के लिए सबसे बड़े सभास्थल के रूप में जाना जाता था। जहर के स्वामी, इस पेशे का जिक्र करने मात्र से ही किसी की भी आंखें घृणा और सावधानी से चमक उठती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जहर के स्वामी के तरीके बेहद कपटी और क्रूर थे, जिससे उनसे बचना मुश्किल था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि जियाओई जियान चुयुन साम्राज्य जा रहा है, तो लियू लिंग और नालन यानरान ने ऐसे चौंकने वाले भाव दिखाए। नालन यानरान के होंठ हिले, लेकिन वह हिचकिचाई बोलो। वह बूहे को अपना निर्णय बदलने के लिए राजी करना चाहती थी, लेकिन जब उसने बूहे के गुस्से के बारे में सोचा तो उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। नालन यानरान और लियू लिंग के विपरीत, जब जियाओई जियान ने बूहे के शब्द सुने तो उसने आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद खुशी का संकेत दिया। जियाओई जियान अपनी शारीरिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थी। दूसरों के लिए चुयु साम्राज्य नरक हो सकता है, लेकिन जियाओई जियान के लिए, जिसके पास विशाल शरीर था, ये स्वर्ग में प्रवेश करने जैसा था। ये कहा जा सकता है कि जियाओई जियान के लिए चुयु साम्राज्य में जाना पानी में वापस लौटने वाली मछली की तरह था। यह महसूस करने के बाद जियाओई जियान ने तुरंत जवाब दिया, शिष्य आज्ञा मानता है। बूहे ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि जियाओई जियान के पास विशाल शरीर था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से नालन यानरान और लियू लिंग के विचारों को नहीं जानता था। जियाओई जियान की निर्णायक प्रतिक्रिया सुनकर बूहे ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर प्रशिक्षण कार्य सौंपना शुरू किया। सबसे पहले खेती में डूकिंग क्षेत्र तक पहुंचे। दूसरा, 5वीं कक्षा के कीमियागर का स्तर हासिल करें। तीसरा, बड़ी संख्या में जहरीले कीड़े और पौधे इकट्ठा करें। बूहे के 3 कार्य सुनकर जियाओई जियान ने चुपचाप सिर हिलाया। ये 3 कार्य चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास करने से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में जियाओई जियान की साधना 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई थी।
हालांकि यह डूकिंग दायरे से बहुत दूर लग रहा था, लेकिन शोकपूर्ण जहर शरीर के साथ जब तक उसके पास पर्याप्त जहरीले पौधे थे, वह थोड़े समय में डूकिंग दायरे में प्रवेश करने में आश्वस्त थी। जहां तक 5वीं कक्षा की कीमियागर बनने की बात है, वह पहले से ही 4थी कक्षा की कीमियागर थी और गुहे द्वारा दी गई 6ठी कक्षा की कीमिया विरासत के साथ 5वीं कक्षा तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। जहां तक जहरीले पौधे और कीड़े इकट्ठा करने की बात है, तो एक बार उसकी ताकत पर्याप्त हो जाने पर यह कोई समस्या नहीं होगी। ज़ियाओ यीजियान ने शांति से कार्यों को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके पीछे नालन यानरान और लियूलिंग के हाव भाव थोड़े बदल गए थे। डूकिंग दायरा 5वीं कक्षा की कीमियागर, क्या ये कार्य बहुत कठिन नहीं है? ज़ियाओ यीजियान के कार्यों की तुलना में लियूलिंग को अचानक लगा कि उसका अपना कार्य उतना चुनौतीपूर्ण नहीं था। वह स्नेक पीपल जनजाति का सामना कर रही थी, लेकिन ज़ियाओ यीजियान चुयू साम्राज्य में जा रही थी, जो जहर के स्वामी के लिए एक सभा स्थल था।